नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पुलिस फाइल्स। आज की कहानी में आपका स्वागत है। आज जो कहानी मैं सुनाने जा रहा हूँ यह कहानी है गोवा की। जनवरी 2009 गोवा का एक सुनसान जंगल। यह जंगल पोंडा पुलिस स्टेशन के एरिया में आता है। इस जंगल में एक आदमी को एक लड़के की लाश नजर आती है। वो फौरन पुलिस को बताता है। तुरंत पुलिस आ जाती है, लाश को अपने कब्जे में लेती है और पुलिस लाश को पोस्टमार्टम करने भेज देती है। सारे जो मामूली प्रोसीजर थे वो सब फॉलो किए गए, लेकिन लाश की पहचान अभी तक नहीं मिलती। कौन है, कहाँ से आई है, क्योंकि गोवा में टूरिस्ट बहुत आते हैं और आसपास के एरिया में ऐसी कोई रिपोर्ट भी दर्ज नहीं हुई थी। इस लाश के मिलने के कुछ दिन बाद एक फैमिली इसी पोंडा पुलिस स्टेशन में आती है और अपनी बेटी, जिसका नाम योगिता था, उसकी मिसिंग की रिपोर्ट लिखवाती है। सारा डिस्क्रिप्शन, हुलिया, कपड़े, उम्र, लंबाई सब लिखवाया जाता है। अब लड़की का मामला था तो पुलिस को लगा किसी के साथ भाग गई होगी, शादी कर ली होगी, आ जाएगी, कोई बात नहीं। पुलिस इसे एकदम लाइटली लेती है, कुछ नहीं करती। माँ बाप अपने लेवल पे भी ढूंढ रहे थे, दोस्तों से, रिश्तेदारों से पता करते हैं, लेकिन योगिता नहीं मिलती। कुछ दिन बीत जाते हैं, पुलिस इस केस में कुछ कर नहीं रही तो योगिता के माता पिता विरोध प्रदर्शन करने पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं। इस विरोध प्रदर्शन का असर दिखता है। अब पुलिस अपने हाथ पांव हिलाती है। आसपास के थाना में फोन करके पता किया जाता है। योगिता की फोटो सर्कुलेट की जाती है, लेकिन फिर भी कुछ होता नहीं है। पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगती। फिर इन्हें याद आता है कि हमने भी जंगल से एक लड़की की लाश बरामद की थी। तय वक्त के बाद उसका अंतिम संस्कार भी कर दिया था। फिर पुलिस उस लाश की तस्वीर और उसके कपड़े योगिता के माँ बाप को दिखाती है। घर वाले तुरंत पहचान लेते हैं कि ये तो योगिता का कपड़ा है। अब पुलिस पर भी प्रेशर बढ़ जाता है कि जिसको ढूंढा जा रहा था उसी की लाश जंगल में मिली थी। अब पुलिस की हालत खराब होती है। अब पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है। फिर से उस जंगल में जाया जाता है जहां लाश मिली थी। आसपास के जगह पे देखे जाते हैं, लेकिन पुलिस के हाथ कोई भी सबूत नहीं लगता। फिर घर वाले बताते हैं कि योगिता के पास एक मोबाइल भी थी। पुलिस उस मोबाइल का नंबर लेती है और सर्विलांस पे लगाती है और उस नंबर का कॉल डिटेल चेक करवाती है। कोई भी सस्पेक्टेड नहीं मिलता। फिर पुलिस आखिरी कॉल जो किया गया था और रिसीव हुआ था उसकी पड़ताल करती है। यह नंबर एक लड़की के नाम पर रजिस्टर्ड था। पुलिस उस लड़की तक पहुंचती है। नाम था शर्मिला। पुलिस उससे योगिता के बारे में पूछती है, तस्वीरें भी दिखाती है। शर्मिला बताती है कि वो किसी योगिता को नहीं जानती, ना ही इस तस्वीर में दिखने वाली लड़की को कहीं देखा है। योगिता के घर वाले भी किसी शर्मिला को नहीं जानते थे। अब आखिरी किए गए कॉल के आधार पर पुलिस शर्मिला से सख्ती से पूछताछ करती है। तो शर्मिला बताती है उसका एक दोस्त है, महानंद नाइक। वो उसके मोबाइल से कुछ लोगों को कॉल करता है। अब पुलिस शर्मिला से महानंद के बारे में पूछती है तो शर्मिला बताती है महानंद ने उसे अपने प्यार के जाल में फंसाया है। उसने उसके साथ आपत्तिजनक वीडियो बनाई है और उसे उस वीडियो के माध्यम से ब्लैकमेल भी करता है। पुलिस कुछ और सवाल करती है तो शर्मिला बताती है कि वो लगभग 1 महीने पहले ही महानंद से मिली थी। वो ही उसके मोबाइल से कॉल करता है और जब भी पूछती हूँ तो बताता है कि दोस्तों को कॉल किया था। अब पुलिस महानंद को ढूंढना शुरू करती है। शर्मिला को महानंद के घर के बारे में कुछ मालूम नहीं था। अब पुलिस की आखिरी उम्मीद शर्मिला ही बचती है। पुलिस इंतजार कर रही थी। एक दिन महानंद शर्मिला को फोन करता है। शर्मिला पुलिस को बताती है। तय समय पर महानंद शर्मिला से मिलने आता है और पुलिस अपने बिछाए गए जाल में उसे फंसा लेती है। अब महानंद गोवा पुलिस के चंगुल में था। अब महानंद को थाना लाया जाता है और उससे सख्ती से पूछताछ की जाती है। पहले तो महानंद पुलिस को घुमाता है, पर जब पुलिस अपने तरीके से पूछताछ करती है तब महानंद जो कहानी सुनाता है उस पर पुलिस को भी यकीन नहीं होता। फिर महानंद के कहानी के मुताबिक जांच की जाती है तो फिर पुलिस को भरोसा हो जाता है कि महानंद सच बोल रहा है। अब महानंद के कहानी के अनुसार योगिता 16वीं लड़की थी जिसका उसने मर्डर किया था और 17वां मर्डर उसे शर्मिला का करना था। अब उसने पहले नंबर से बताना शुरू किया। महानंद गोवा का ही रहने वाला था। लड़कियों से दोस्ती करना उसका शौक था, पर कई लड़कियों ने इसे भाव नहीं दिया तो इसे बड़ा गुस्सा आ गया। फिर इसने प्लानिंग की। चूंकि महानंद गोवा का ही था तो उसे वहां के बारे में पता था। गोवा में दहेज प्रथा बहुत है तो वो गोवा के गांव वाले इलाके में जाता है और उन लड़कियों को चुनता है जिसकी फैमिली दहेज देने में थोड़े असमर्थ होते हैं। फिर उन तक पहुंच बनाता और अपने आप को इस तरह पेश करता कि वो एक अच्छे रईस खानदान से ताल्लुक रखता है। बस शादी के लिए एक अच्छी शरीफ सी लड़की चाहिए और दहेज वो बिल्कुल नहीं लेगा।
और इस तरह से वो लड़की और उसके परिवार वालों को अपने झांसे में ले लेता। फिर वो कहता कि अब मैं लड़की को अपने माँ बाप से मिलवाऊंगा, और इस तरीके से वो लड़की से बात करना शुरू कर देता और मौका देखते ही लड़की से कहता कि मेरे माँ बाप पुराने ख्याल के हैं, तो तुम दुल्हन के जोड़े में ही चलना ताकि मेरे माँ बाप को बुरा ना लगे। लड़की तैयार हो जाती है तो उसे तय किए गए जगह पर बुलाता है और उसके साथ रेप करता और उसी के कपड़े से उसका गला घोंट देता। दुल्हन के जोड़े में ज्यादातर लड़कियां अपना गहना जेवर पहन कर आती थी, तो वो सारे जेवर उतारता, मोबाइल ले लेता, कुछ कैश होते तो वो सब भी अपने पास रख लेता था और लाश को किसी जंगल में फेंक देता या फिर किसी सुनसान जगह पे दफना देता। और इस तरीके से उसने अब तक 16 लड़कियों का मर्डर कर दिया था और एक बार जिस एरिया की लड़की को मार देता फिर अगले शिकार के लिए एरिया बदल लेता और उन लड़कियों से मिले जेवर को गोवा के बाहर बेच देता। उसने सारे मर्डर इस तरीके से किया कि 16 लड़कियों की मौत के बाद भी गोवा पुलिस को भनक तक नहीं लगी कि गोवा में एक सीरियल किलर घूम रहा है। इस सीरियल किलिंग में उसने कभी अपने मोबाइल का इस्तेमाल नहीं किया। वो जिन लड़कियों को मारता था उसी का मोबाइल अपने अगले शिकार के लिए इस्तेमाल करता था। बाद में पुलिस ने अपनी छानबीन की तो सारे लड़कियों के अलग अलग पुलिस स्टेशन में मिसिंग रिपोर्ट दर्ज मिली। महानंद के बताए गए जगह पर उन लड़कियों के कंकाल मिले जिन्हें महानंद ने मारा था और कुछ लड़कियों के माँ बाप ने उसे पहचाना कि हाँ, यह लड़का मेरे घर आया था, मेरी बेटी से शादी करना चाहता था। और इस प्रकार गोवा के एक सीरियल किलर का पर्दाफाश हो गया। अगर योगिता के घर वाले पुलिस पर प्रेशर नहीं बनाते तो पता नहीं और कितनी जाने जाती। अब मिलेंगे आपको अगले वीडियो में किसी और कहानी के साथ। देखते रहिए पुलिस फाइल्स।